सोनम शर्मा एंड यू आर वाचिंग फोर्थ सेशन ऑफ फेसबुक लाइव। हमारे साथ है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री रविजन जी सर। सो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर व्यूअर्स का वेलकम करें। नमस्कार। आज हमारे फेसबुक लाइव का चौथा सेशन है और उसमें हम अगेन हमारे विभाग से संबंधित बहुत सारी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। जो हमने आज के टॉपिक जो चुने हैं मेनली वो ट्रांसपोर्ट विभाग, चूंकि राजस्व अर्निंग विभाग है तो इसमें टैक्सेशन और कंपाउंडिंग या चालान से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हम आपको देंगे। साथ ही साथ जो गाड़ियों की फिटनेस होती है, उन गाड़ियों की फिटनेस किस तरह से होती है, किन किन गाड़ियों की फिटनेस होती है, क्या फीस लगती है, उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में हाल ही ने कितने न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं और खास तौर से जो ऑनलाइन हमारी सर्विसेज हैं उनमें क्या क्या एडिशंस हुए हैं, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या फंक्शंस हैं डिपार्टमेंट के। तो हम अब शुरू करते हैं। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन जो है वो फिटनेस रिलेटेड है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्यों वाहनों को फिटनेस की आवश्यकता होती है और किस प्रकार के वाहनों को फिटनेस की आवश्यकता होती है। एक वाहन को फिटनेस की आवश्यकता होती है इसलिए कि वो रोड वर्दी है या नहीं है। एक वाहन अगर वो फिट नहीं है, मैकेनिकली उसमें कुछ खराबी है या कोई त्रुटि है और अगर वो रोड पे जाता है तो डेफिनेटली वो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वाहन की फिटनेस हो और उसके पास में फिटनेस सर्टिफिकेट हो। जहां तक ऐसे कौन से वाहन है जिनको फिटनेस चाहिए, तो ऐसे सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये जो निजी वाहन होते हैं या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो हमारे घर में हमारी कार है या जीप है पर्सनल, उसको फिटनेस की जरूरत नहीं है। परंतु जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स या पैसेंजर बसेस हैं या ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, टैक्सीज हैं, उन सबको फिटनेस की आवश्यकता होती है। सर अभी आपने जैसा कि बताया कि जो हमारे घर पे गाड़ियां हैं उनको भी मतलब जरूरत होती है, क्या वाहन हमने नया लिया है तो क्या उसको भी फिटनेस करानी पड़ेगी। जैसे हमने अपने घर के लिए वाहन यूज के लिए लिया है, फॉर एग्जांपल हमने कोई कार ली है या कोई जीप ली है या कोई स्कूटर लिया है, उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिटनेस के लिए जाने की। यद्यपि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने वाहन को हमेशा फिट रखें, कोई भी खराबी हो तो उसको तुरंत ठीक कराएं, पर कानूनन फिटनेस की उनको आवश्यकता नहीं होती है। फिटनेस की आवश्यकता होती है कमर्शियल व्हीकल्स को या परिवहन वाहनों को। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, टैक्सीज हैं या बसेज हैं, उनको फिटनेस की आवश्यकता होती है। इसमें मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि यदि आज आपने वाहन खरीदा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसको की फिटनेस की आवश्यकता होती है हमारे ऑफिस से, तो प्रथम 8 साल तक प्रति 2 साल के बाद उसका फिटनेस होना होता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ओके सर। सर फिटनेस जैसा कि आपने बताया है, क्या फिटनेस की फीस अलग अलग है या सबके लिए कॉमन है। फिटनेस की फीस अलग अलग होती है और फिटनेस की फीस 2 पहिया वाहन है उनके लिए फिटनेस की फीस 400 प्लस 200 600 रुपया होती है। इसी तरह तिपहिया या जो हल्के मोटर यान है, फॉर एग्जांपल टैक्सीज और इस तरह के हैं, लोडिंग टैक्सीज हैं, उनके लिए 600 रुपया प्लस 400 रुपया। 400 जो मैं पहले बोल रहा हूँ वो ऑटोमेटेड जो मशीन्स हैं उनसे जो फिटनेस की जाती है उसका शुल्क है, और दूसरा है मानवीय तकनीकी परीक्षण शुल्क। तो दोनों मिलाकर आपसे फीस ली जाती है 600 प्लस 400। और तीसरी कैटेगरी आती है मीडियम एंड हैवी मोटर व्हीकल्स, उनकी 1000 रुपया प्लस 600 1600 रुपया। तो कुल मिलाकर ये फिटनेस की फीस रहती है। इसमें ग्रीन टैक्स भी जुड़ता है और उसमें ये सारी फीस वगैरह जुड़कर फिर उससे ऑनलाइन फीस का पेमेंट लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे राजस्थान में ऐसे 61 फिटनेस सेंटर्स हैं जहां पर पूर्णतया ऑटोमेटेड तरीके से और कंप्यूटराइज्ड तरीके से वाहनों की फिटनेस की जांच की जाती है। सर वाहन की फिटनेस कराने के लिए हमें कहाँ आवेदन करना पड़ेगा। वाहन की फिटनेस जहां पर भी आप या तो जिला परिवहन कार्यालय में फिटनेस होगी या फिर प्राइवेट सेंटर्स पर फिटनेस होती है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है पूरे भारत में जहां पर की फिटनेस कंप्लीटली ऑटोमेटाइज्ड तरीके से और कंप्यूटराइज्ड तरीके से प्राइवेट सेंटर्स पर की जाती है। इसके लिए विभाग से आइडेंटिफाइड पूरे राज्य में 61 फिटनेस सेंटर्स अभी चल रहे हैं और
27 डिस्ट्रिक्ट्स में 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फिटनेस सेंटर्स लग चुके हैं। अब बिल्कुल 5 या 6 जिले ऐसे बचे हैं जहां पर ऑटोमेटिक तरीके से फिटनेस की जांच नहीं होती है। उन जिलों में अभी भी कोई वाहन जो मोटराइज ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है डीटीओ ऑफिस जाके अपनी गाड़ी का फिटनेस करवा सकता है। लेकिन उन जिलों में जहां पर एक भी प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स है या जहां पर मैकेनाइज तरीके से फिटनेस होती है वहां पर आप डीटीओ या आरटीओ के पास नहीं जा सकते। आपको उसी मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के पास जाना पड़ेगा और अपने वाहन की फिटनेस चेक करवानी पड़ेगी। सर जिस जिले में हम किसी भी जिले में हम जाके हमारा फिटनेस का करा सकते हैं या पर्टिकुलर कुछ है ऐसा? नहीं, ये एनीवेयर फिटनेस है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि अगर आप उस जिले से संबंधित है या आपकी गाड़ी उस जिले से संबंधित है जहां ऑलरेडी ऑटोमेटाइज्ड या कंप्यूटराइज्ड फिटनेस सेंटर प्राइवेट सेक्टर से एस्टेब्लिश है, तो आप उन ही जिलों में जा सकते हैं अपनी फिटनेस करवाने जहां पर इस तरह के ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर है। आप कहीं किसी डीटीओ के पास नहीं जा सकते जो बिना ऑटोमेटिक फिटनेस के आपकी फिटनेस कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये बोला है कि 27 जिलों में ऑलरेडी ऑटोमेटाइज फिटनेस सेंटर है, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स हैं कंप्यूटराइज, तो अगर आप इन 27 जिलों में उन 27 जिलों का कोई भी वाहन जा सकता है, लेकिन बचे हुए 5 जिलों में नहीं जा सकता। सर फिटनेस कराने के लिए किन किन से डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता होती है? फिटनेस करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक आवेदन फॉर्म होता है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस, उस गाड़ी का एक टीसीसी जिसको कि हम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी पीयूसी होनी चाहिए, आपका पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। सर फिटनेस की वैलिडिटी कितने साल तक की रहती है? इसको हटा दो ना, इसको साइलेंट कर दिए। इसकी फिटनेस की वैलिडिटी जैसे मैंने आपको बताई, फिटनेस की वैलिडिटी पहले 8 साल तक कोई नया वाहन खरीदते हैं तो 2-2 साल के लिए होती है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उस गाड़ी को फिटनेस करवानी पड़ती है। सर अभी आपने बताया कि 61 फिटनेस सेंटर्स हैं, तो क्या ये सभी जिलों में फिटनेस सेंटर्स हैं या कुछ ऐसे जिले हैं जहां अभी तक ऐसी सुविधा नहीं आई है? करीब करीब सारे ही जिलों में अब ये फिटनेस सेंटर्स की फैसिलिटी हो गई है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ 27 जिले जो भी जहाँ पर फिटनेस सेंटर्स आ चुके हैं उनकी पूरी लिस्ट, कहाँ पर वो फिटनेस सेंटर एस्टेब्लिश है, किस तरह से, तो उसकी लिस्ट हमारा जो वेबसाइट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, उसके ऊपर जहाँ फिटनेस लिखा हुआ है वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिटनेस से संबंधित जो फीस वगैरह है या कहाँ पर ये सिचुएटेड है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। सर आपने भी बताया कि फिटनेस सेंटर हमें ऑलमोस्ट सभी जिलों में है। जिस जिले में फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं है तो उसके लिए मतलब फिटनेस कहाँ होती है? जिन जिलों में फिटनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया वहां होती है। जो आपने सवाल पूछा जहां वो एस्टेब्लिश नहीं है वहां पर जो संबंधित डीटीओ का कार्यालय है वहां पर आप जाकर अपने गाड़ी की फिटनेस करवा सकते हैं। प्रश्न मैं देख रहा हूँ लगातार काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं और वो प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मेरा सवाल है कि निजी फिटनेस सेंटर पर सरकारी कार्मिकों की ड्यूटी लगाना कहाँ तक उचित है? जब फिटनेस सेंटर को मान्यता देते वक्त सभी नियम शर्तें रखी गई हैं और सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग उसकी हो रही है, तो इसको लगाना, इससे कार्यालय का काम प्रभावित होता है। हमने सरकारी कार्मिक वहां पर नहीं लगा रखे हैं, ये तो यदा कदा जब हम उनका इंस्पेक्शन करते हैं या कभी कोई हमको अनियमितता की शिकायत आती है तभी हम वहां पर सरकारी कार्मिक लगाते हैं। अदरवाइज अब हमने इसको काफी सिस्टमेटाइज किया है और सारे फिटनेस सेंटर्स हमारे कैमरे की निगाहों में है। मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के चैम्बर में बैठकर अभी भी अगर आप पीछे मेरे देख सकते हैं इसमें एक फिटनेस सेंटर्स, इसको हम थोड़ा सा आपको तो आप ये जो पीछे देख रहे हैं इसमें इस टीवी में आपको एक फिटनेस सेंटर्स की फोटो नजर आ रही होगी बिल्कुल लाइव चलते हुए। तो मैं बैठे बैठे ये देख सकता हूँ कि फिटनेस सेंटर पर कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या गाड़ी की सही ढंग से फिटनेस चेक हो रही है या नहीं। तो हमारी उपस्थिति वहाँ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कोई शिकायत ही आती है तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए भी हमारे कार्मिक वहां पर जाते हैं। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वाहन की फिटनेस नहीं होती है तो ऑब्वियसली बात है कि चालान तो हो गई, तो कितना होगा इसका चालान?
अगर एक वाहन सड़क पर हमारे फ्लाइंग द्वारा या पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और उसकी फिटनेस वैलिड नहीं मानी जाती है या वो अपना वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो मोटर व्हीकल्स हैं उन पर फर्स्ट ऑफेंस पर तो 2,000 रुपया जुर्माना होता है और उसके बाद में उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना होता है। इसी तरह पैसेंजर व्हीकल्स अदर देन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो मोटर व्हीकल्स हैं उन पे फर्स्ट ऑफेंस पे 5,000 और सेकंड और सब्सिक्वेंट पर 10,000 होता है और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और ट्रेलर्स पर 2,000 और 5,000 होता है। जो गुड्स व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, उन पे फर्स्ट ऑफेंस पे 5,000 रुपया और फिर सब्सिक्वेंट जो ऑफेंसेस है उन पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक है सर। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर फिटनेस सेंटर को कोई स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसकी क्या कोई प्रक्रिया होती है, या कोई हमने ऐसे हमारे परिवहन विभाग से कोई दिशा निर्देश इस प्रकार के दे रखे हैं, क्या है वो? परिवहन विभाग ने फिटनेस सेंटर्स को चलाने के लिए एक गाइडलाइन बनाई हुई जिसको हम फिजा 18 बोलते हैं, 2018। इसके अंतर्गत सारी स्टेप्स हैं, सारे गाइडलाइंस हैं, कौन व्यक्ति फिटनेस सेंटर चला सकता है, उसको फिटनेस सेंटर चलाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी, कहाँ पर वो चला सकता है, कितनी फीस उसको भरनी पड़ेगी, कितनी सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी, क्या क्या मशीनें उसको रखनी पड़ेगी, ये सारी गाइडलाइंस उस फिजा 2018 में है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो निजी फिटनेस सेंटर एस्टेब्लिश कर सकती हैं, ऐसी कुछ व्यक्ति या फर्म हो सकते हैं या भागीदारी फर्म हो सकती है या फिर कोई रोडवेज हो सकता है अपने आप वो खुद एस्टेब्लिश करे फिटनेस सेंटर, या कोई वाहन निर्माता कंपनी है, OEM है, या वाहन डीलर्स हैं, दे कैन एस्टेब्लिश, या वाहन रिपेयरिंग का कार्य करने वाले ट्रेड प्रमाण धारक बड़े जो वर्कशॉप और गैराज हैं वो कर सकते हैं। सर कोई कैटेगरीज डिफाइन की गई है इसके लिए? बिल्कुल, फिटनेस करने के लिए कोई 4 कैटेगरीज हैं अलग अलग। एक तो हल्के यान के लिए होते हैं, लाइट व्हीकल के लिए लेन अलग से होती है, फिर भारी व्हीकल के लिए हैवी व्हीकल्स की लेन अलग से होती है, या फिर एक कॉम्बो लेन होती है जिसमें एक सेम लेन में हल्के और भारी वाहन दोनों फिटनेस चेक की जा सकती है। सर इसकी फिटनेस सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए फीस वगैरह कितनी लगती है? आवेदन फीस जो होती है वो 15,000 रुपए होती है और जो सिक्योरिटी राशि है वो 1 लाख रुपए होती है। और सर इसके लैंड भी चाहिए होती है? हाँ, ये फिटनेस सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है और एटलीस्ट उसकी जो अप्रोच है वो 18 मीटर की सड़क कम से कम चौड़ी होनी चाहिए। सर फिटनेस सेंटर पर वाहनों की जो फिटनेस जारी होते हैं तो क्या DTO और RTO के पास कोई इसका रिकॉर्ड होता है कि कितने फिटनेस जारी किए गए हैं? बिल्कुल, ये रिकॉर्ड ऑनलाइन है। कंप्लीट जो प्रक्रिया है फिटनेस की वो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और हमारे पास में हर मिनट हर सेकंड की रिकॉर्ड रहती है कि कब कौन सी फिटनेस, किस गाड़ी की फिटनेस किस सेंटर पर हो रही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास में किस फिटनेस सेंटर पर कितनी फिटनेस किन किन कैटेगरी की गाड़ियों की है वो सारा रिकॉर्ड रहता है। सर फिटनेस जांच केंद्र पर किन किन उपकरणों की मतलब जांच की जाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारी व्हीकल में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिटनेस सेंटर पर देखी जाती हैं जिसको कि आप ठीक करवा के ले जाएं। फिटनेस जांच केंद्र पर एक तो रोलर ब्रेक टेस्टर होता है, साइड स्लिप टेस्टर होता है, उसकी जो सस्पेंशन है उसको चेक करने के लिए सस्पेंशन टेस्टर है, उसका जो हेडलैम्प है उसके लिए देखा जाता है, स्पीडोमीटर देखा जाता है, जॉइंट प्ले टेस्टर होता है, व्हील अलाइनर उसमें होना चाहिए, व्हील अलाइंड होने चाहिए, इंजन एनालाइजर स्कैनर होता है, डीजल स्मोक मीटर होता है। ये सारी चीजें वहां पर फिटनेस सेंटर पर देखी जाती हैं। एक मैं प्रश्न देख रहा था इसमें, श्री नरेश फिरोदा जी ने पूछा है, नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाहन का ईयरली रोड टैक्स हर वर्ष 31 मार्च तक या इससे पहले भरा जाता है जिसकी वैधता अगले वर्ष 31 मार्च तक होती है, फिर भी वाहन मालिक से 15 मार्च के बाद टैक्स जमा करवाने पर शास्ती राशि क्यों वसूल की जाती है? ये हमने जो विभाग द्वारा जो नियमित, बेसिकली ये टैक्स अगले साल के लिए टैक्स होता है, पूरे अगले साल के लिए, और इसमें विभाग सक्षम है ये तय करने के लिए कि आपको कब तक अपना एडवांस टैक्स जमा करवा देना होता है।
पूर्व में भी ये 25 तारीख होती थी, 25 मार्च। हमने इसको थोड़ा कम करके 15 मार्च कर दिया है। 15 मार्च तक अगर आप अपनी गाड़ी का टैक्स अगले पूरे वर्ष का गुड्स व्हीकल का, ये गुड्स व्हीकल के लिए जो ईयरली टैक्स लिया जाता है, अगर आप पूरा नहीं जमा करवाते हो तो उसके बाद में आपके ऊपर 1.5% ब्याज की शास्त्री लगनी शुरू हो जाती है। MVI इंस्पेक्टर्स का मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्रक्रिया मुझे लगता है कि अगली कैबिनेट मीटिंग में ये हो जाना चाहिए। सर, बीकानेर के फिटनेस सेंटरों में लगा रखी है लगातार कार्मिकों की ड्यूटी, ये मैं इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। मोहन रारा जी ने ये पूछा है कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग क्या कमर्शियल व्हीकल के रूप में लिया जा सकता है, और क्या ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए ड्राइविंग स्कूल में EV व्हीकल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जवाब हाँ में है। बिल्कुल कमर्शियल व्हीकल के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग किया जा सकता है। भविष्य में बसें भी आएंगी और हाँ, भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में बसेस भी आ रहे हैं और ट्रक्स भी आ रहे हैं। और बेसिकली अभी पियाजियो ने भी यहाँ पर एक कार्गो का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कार्गो में यूज होते हैं, लोडिंग टैक्सीज की तरह, उसका भी यहाँ पर शुरू किया है। तो डेफिनेटली, और ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए ड्राइविंग स्कूल में डेफिनेटली आप व्हीकल का उपयोग करें। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हैं तो। ओवरऑल सर, फिटनेस के बारे में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और जो भी आपको किसी प्रकार का डाउट्स वगैरह हैं आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। सर ठीक है, फिटनेस के क्वेश्चंस तो हो गए हैं। अब मैं हमारे विभाग के जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं कि विभाग में क्या क्या न्यू इनिशिएटिव या कुछ तरह की योजना या कुछ संचालित हो रहा है, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। इससे पहले मैं एक दो सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल है, ये बताना चाहता हूँ मिस्टर राजकुमार धिंगरा जी का, कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा चालान नोहर में मिसप्लेस चालान ब्लैक लिस्ट हटवाए या जुर्माना राशि बताने हेतु निर्देश करें। मिसप्लेस हो गया इनका। नहीं, आपका चालान मिसप्लेस हो चुका है, तो आप इस पे अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए। हम आपसे पूरी बात करके डिटेल ले लेंगे मिस्टर राजकुमार धिंगड़ा, और उसके बाद में डेफिनेटली इस समस्या का समाधान हम निश्चित ही कर देंगे। क्या MVSI प्रमोशन से ARTO और RTO तक पहुंच सकते हैं? क्या अभी तक आपने एग्जाम भी दिया है क्या MVSI का? पहुंच सकते हैं। और डेफिनेटली इसका जवाब है कि MVSI प्रमोशन से ARTO भी पहुंच सकते हैं और इवन RTO तक भी पहुंच सकते हैं, एक केस में तो एडिशनल कमिश्नर और इवन एडिशनल कमिश्नर तक भी पहुंच सकते हैं। मिस्टर निदा हुसैन मलिक जी ने यह सवाल पूछा है, तो हमारा ये जवाब है, काफी एनकरेजिंग जवाब है आपके लिए, आप MVSI अगर हैं तो। मिस्टर विजेश दायमा जी ने पूछा है कि मेरा निवेदन है कि इस बार बजट घोषणा द्वारा संभाग स्तरीय परमिट की बात कही गई है, तो ये कब से, कैसे व किस तरह से जारी होगा, साथ ही मुख्यालय में लंबित लोक परिवहन जो है उसके बारे में भी हमको बताया जाए। तो ये संभागीय स्तर पर परमिट अभी जारी करवा सकते हैं। हमारे संभाग स्तर पर जो RTO ऑफिस है वहां से ये संभागीय परमिट जारी हो जाएंगे, और लोक परिवहन सेवाओं की जो लंबित परमिट हैं उनको हम शीघ्र ही अब करने वाले हैं। राजकुमार धिंगड़ा जी, आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है और आप इसको नोट कर लेना। राजकुमार धिंगड़ा जी के आप के आएंगे तो उसके बाद में वो आप उनसे बात करके वो उनके नंबर हैं 9414093794 राजकुमार धिंगरा। यस। हाँ सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि विभाग द्वारा क्या न्यू इनिशिएटिव, क्या कुछ नया हो रहा है, प्लीज व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। पिछले 1 सालों में विभाग ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है, और हम ये चाहते हैं कि आपको निर्विघ्न रूप से सुचारू रूप से सेवाएं मिले। इसलिए हमने विभाग में बहुत सारे सिस्टम्स को ऑनलाइन भी किया है और कुछ ऐसी कार्रवाइयां भी की है जिससे आपको घर बैठे सुविधाएं मिल जाए या फिर आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़े। सबसे पहले तो हमने ये किया है कि जो आपके टैक्सेस या कोई भी बकाया जमा करवाने के लिए हमने कैशलेस सिस्टम के हिसाब से ई-ग्रास पोर्टल पर जो पहले होता था उसकी बजाय हमने सीधे वाहन 4 पोर्टल से ही राशि पूरी जमा करवाने की सिस्टम शुरू कर दिया है। फिर जो चालान हमारे रास्ते में हमारे मैनुअली चालान करते थे उनको अब हम बंद कर रहे हैं
और करीब 7 RTO ऑफिस में पॉस मशीन आ गई है हमारे पास में। पॉस मशीनों से चालान करता है और उन्हीं पॉस मशीनों से अगर आपके पास में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना चालान उसी वक्त कटवा सकते हैं। परमिट और चालान के लिए हमने पूरी बैकलॉग एंट्री की है। सारी जो पुराने परमिट और चालान है उन सबको हमने ऑनलाइन कर दिया। आज आपको 4 साल पुराने, 3 साल पुराने चालान भी आपको नजर आएंगे हमारे ई चालान पोर्टल पर। परमिट और टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब शीघ्र ही ऑनलाइन होने वाला है। अगले 5-7 दिन में हम इस पूरी प्रक्रिया को TCC और परमिट की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। इसमें आपको ई साइंड परमिट आपको प्राप्त होगा। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक, ये एक नई व्यवस्था हमने शुरू की है और ये व्यवस्था पूरे 30 जिलों में होगी। अभी हमने शुरुआत इसकी जगतपुरा जयपुर से की है। शीघ्र ही हम 12 RTO ऑफिस में ये शुरुआत करने वाले हैं। ट्रैक बन चुका है, उसको ऑटोमेटाइज करने का काम चल रहा है अभी। सोशल मीडिया की जो पहले प्रेजेंस नहीं होती थी, मैं इसको बहुत आवश्यक मानता हूँ। जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर हम अब एक्टिव हो रहे हैं, उससे विभाग की जो पॉजिटिव काम है, जो विभाग के फंक्शंस है, वो आप तक पहुंच रहे हैं। और जो एक छवि बनती है विभाग की कि काम नहीं होते हैं, काम होने में बहुत समय लगता है, और ये सारी चीजें अब हम इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक पॉजिटिव जानकारी आप तक पहुंचाकर अंगदान के बारे में हमने जो प्रयास किए हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये भी एक बड़ा नया इनिशिएटिव है, पूरे भारत में हमने शुरू किया है इस चीज को। ट्रैफिक पार्क हम हर जिले में बनाने जा रहे हैं। आगामी ये बजट घोषणा भी है और वहां पर एक बच्चों को और सभी लोगों को ट्रैफिक किस तरह से चलता है उसकी जानकारी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी शीघ्र आने वाली है। अगले 15-20 दिनों में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ जाएंगे, जिसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको कितनी छूट दी जाएगी उसको यूज करने वालों को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें और प्रदूषण कम हो। इसके बारे में पूरी उस पॉलिसी में इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। सड़क सुरक्षा में भी हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत प्रयास किए हैं। एक IRAD सिस्टम है जिसमें आप पहले हमने डिस्कस किया था, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ये भी हमने शुरू किया है। तमिलनाडु के पैटर्न पर हमारा रोड सेफ्टी मैनेजमेंट अब शुरू हो चुका है। सभी एम्बुलेंसेस को इंटीग्रेट करने का सिस्टम शुरू हो रहा है। IIT मद्रास के साथ हमने अभी हाल ही में एक MOU किया था इसके लिए। ट्रॉमा केयर में हमने बहुत कम से कम 80 CSCs ऐसे हैं जिसमें हमने ट्रॉमा केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं रोड सेफ्टी फंड के द्वारा। एक बहुत बड़ा कैंपेन लास्ट में बताना चाहूंगा, और आप जो ट्रांसपोर्टर्स भी जो जुड़े हुए हैं इससे, उनको भी बताना चाहता हूं, या जो आम जनता जो सड़कों पे चलती हैं, अपने व्हीकल पर नॉर्म्स के अनुसार रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं। आगे भी लगाएं, पीछे भी लगाएं और साइड में भी। इसके क्या नॉर्म्स होते हैं ये हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। बिना नॉर्म्स के अगर आप रिफ्लेक्टर लगाए या बिना रिफ्लेक्टर लगाए आप गाड़ी चलाते हैं तो एक तरह से एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ये कोई अपराध फाइन के लिए मैं नहीं कह रहा कि कोई फाइन लग जाएगा, वो तो लगेगा ही आपके ऊपर, बिना उल्लंघन करने का अपराध है। लेकिन ये एक मानवीयता के प्रति अपराध है कि कोई व्यक्ति अंधेरे में आपकी गाड़ी खड़ी है और बिना रिफ्लेक्टर के खड़ी है, चल रही है, और उसमें पीछे से आगे घुस जाता है जस्ट बिकॉज उसको पता ही नहीं कि आगे आपकी गाड़ी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के प्रति, जिसकी मृत्यु होती है, एक्सीडेंट में डेथ होती है, उसके प्रति मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग नॉर्म्स के अनुसार रिफ्लेक्टर लगाएंगे। और इसके लिए विभाग ने नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान शुरू किया है। ओके सर, न्यू इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा विभाग द्वारा हो रहे हैं। आई होप कि जो सर ने बताया आपको हेल्प मिल गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टैक्स रिलेटेड है। टैक्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोगों को भ्रांतियाँ भी हैं, कौन टैक्स लेता है, राज्य सरकार लेती है, परिवहन विभाग, तो सारे डाउट्स सर क्लियर करेंगे। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कौन कौन से टैक्सेस लेता है? परिवहन विभाग, राजस्व विभाग है जैसे मैंने बताया, और जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं व्हीकल से वो हम लेते हैं। एक तो वन टाइम टैक्स लेते हैं, जो व्हीकल्स जब सेल या परचेज होता है उस समय जो टैक्स लगता है वो टैक्स आता है। एक मोटर व्हीकल टैक्स होता है जो हम पैसेंजर व्हीकल पर हर मंथ वसूल करते हैं, और गुड्स व्हीकल पर हर ईयरली ये वसूल किया जाता है, मोटर व्हीकल टैक्स। इसके साथ साथ जो OTT लगता है, जब हम वाहन परचेज करते हैं तो उस OTT के ऊपर सरचार्ज लगता है, और एक ग्रीन टैक्स भी आपके व्हीकल की कैटेगरी के हिसाब से लगता है।
तो ये सारे तरह के टैक्सेस हम लगाते हैं आपके। ओके सर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं, कर कौन लगाता है? क्या परिवहन विभाग लगाता है या राज्य सरकार, मतलब किसके द्वारा ये है? ये जो टैक्सेस हैं ये परिवहन विभाग लगाता है। राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम जो बना हुआ है 1951, इसकी धारा 4 के तहत हम ये करारोपण करते हैं। सर, इसमें कराधान अधिकारी कौन होता है? कराधान अधिकारी बेसिकली डीटीओ होता है, और स्टेज कैरेज वाहनों के लिए वो डीटीओ होता है जिसके क्षेत्र में ये ज्यादा संचालित होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक गाड़ी है, वो 3 या 4 डीटीओ के क्षेत्र से गुजरती है, तो जिस डीटीओ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लेंथ वो गाड़ी कवर करती है, जिसका परमिट है उस गाड़ी का, वो डीटीओ उसका टैक्स वसूल करेगा। सर, कर की गणना जो कैलकुलेशन होती है, क्या कोई फॉर्मूला है या कुछ प्रक्रिया होती है इसकी? कर की गणना के कई तरीके हैं। जैसे कोई बस है तो उसकी या उसकी बैठक क्षमता है, या कोई पैसेंजर व्हीकल है तो उसकी बैठक क्षमता के हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता है, या उसकी जो इंजन क्षमता है, कितने सीसी का वो व्हीकल है, कितना इंजन है, और ईंधन के प्रकार के हिसाब से भी होता है। डीजल का है तो अलग है, पेट्रोल का व्हीकल है तो अलग से होगा, और उसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है जीवीडब्ल्यू, उसके हिसाब से भी हम टैक्स की गणना करते हैं। सर, कोई ऐसे गाड़ियां भी हैं जो टैक्स फ्री हैं? बिल्कुल, ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जो टैक्स फ्री हैं, जिसमें कि एम्बुलेंसेज हैं, या बाल वाहन, या जिनको कि हम स्कूल बसेस बोलते हैं, वो भी हैं, या फिर वो एडाप्टेड व्हीकल्स जो कि दिव्यांगजन यूज करते हैं, और खास तौर से जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके ऊपर पूरा टैक्स माफ है। सर, कर अगर हम देरी से जमा कराते हैं तो इस पे कितना शास्ती या ब्याज जिसे कहा जाता है वो कितना लगता है इसमें? देरी से कर जमा करवाते हैं तो प्रति महीने 1.5% उसके ऊपर शास्ती लगती है, तो 1.5% जुड़ता जाता है जो टैक्स ड्यू है उसके ऊपर हर महीने। सर, क्या इस ब्याज से कुछ छूट भी मिल सकती, कुछ ऐसा प्रावधान है? ये अच्छा समीचीन प्रश्न इसलिए है कि अब ये जो छूट है, जो सरकार ने एमनेस्टी स्कीम घोषित की है, इसमें अब मुश्किल से 7 दिन बच रहे हैं, 31 मार्च तक ये छूट है। आपका जो भी कर बकाया है उसमें सारा शास्ती, सारी ब्याज माफ कर दी है सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी बजट घोषणा में की है, और अगर आपका टैक्स 2 साल से बाकी है, 4 साल से बाकी है, आपको प्रति मंथ जो 1.5% उसमें जुड़ रहा है पेनल्टी, वो सारी माफ कर दी जाएगी, और आपको मूल टैक्स जमा करवाना है 31 मार्च तक। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि इस बहुत ही बढ़िया स्कीम का फायदा उठाएं, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अब तक इस स्कीम से बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। कम से कम 50 करोड़ का टैक्स हमको इस एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत मिला है, और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस योजना का फायदा लिया है। सर, वाहन हस्तांतरण जो होता है उस समय कौन सा और कितना टैक्स हमें देना पड़ता है? इसमें एडिशनल वन टाइम जो उसका ओटीटी है वो देना पड़ता है, जो वाहन हस्तांतरण के समय करते हैं। और जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं राइट नाउ, या 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, उनके लिए मूल एक बार ये कर का 12.5%, लेकिन ये 31/3 तक ये योजना है। वन टाइम टैक्स अदरवाइज देना पड़ेगा आपको जब आप वाहन हस्तांतरित करते हो, लेकिन 31 मार्च तक अगर आप अपना वाहन हस्तांतरित करते हो तो उसके लिए मूल एक बार ये कर का 12.5% है। इज इट ओके? यस, वो नहीं, 1 साल आगे तक है, 31 ओके ओके 31 मार्च 2021 तक नहीं, ये जो आप हस्तांतरण कर रहे हैं, अगर 31/3/2022 तक ये फैसिलिटी आपको है कि वन टाइम टैक्स का ओनली 12.5% 25% देना लगेगा। पड़ता था उसको। पहले आपको वन टाइम टैक्स का 25% देना पड़ता था, अब इसको 12.5% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो अन्य स्टेट से जो वाहन आते हैं वो अपना टैक्स कैसे जमा करा सकते हैं? जो इंटरेस्टेड व्हीकल्स आते हैं उनके लिए हमारे पास बॉर्डर पर कर संग्रहण केंद्र हैं, टैक्स कलेक्शन सेंटर्स हैं, वहां पर वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो ऑनलाइन सुविधा है, वाहन पोर्टल पर इंटरेस्टेड टैक्स जमा करवा कर ही हमारे यहाँ पर आए, ताकि आप इजीली पास हो सकते हैं, लंबी लाइन से बच सकते हैं। सर, कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि भूलवश हम टैक्स ज्यादा जमा करा देते हैं, तो क्या इसका हमें रिफंड मिल सकता है? इजी प्रोसीजर है इसमें। आप अगर डीटीओ को अप्लाई करें तो वो कराधान जो अधिकारी है वही आपको रिफंड भी कर देगा, अगर आपका गलती से ज्यादा हो गया है तो। कुछ प्रश्न यहाँ पर आए हैं।
पिस्टल प्रोवाइड करवाई जाती है क्या? इज इट क्या MVIs और MVSS को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पिस्टल प्रोवाइड करवाई जाती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई पिस्टल प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। आप को गलत फहमी है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो इंस्पेक्टर्स या फ्लाइंग स्क्वाड्स सड़कों पे काम करती है, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम करती है, काफ़ी कई बार सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने, और रात को अंधेरे में जो तेज गति से गाड़ियां चलती हैं। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि परिवहन विभाग काफ़ी कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करते हुए राज्य सरकार के लिए राजस्व की वसूली करता है। और कुछ सवाल आए हैं। मिस्टर दिनेश दूटी हैं हारासर से, वो कह रहे हैं कि टैक्स नहीं कट रहा है सुजानगढ़ में, बोल रहे हैं कि ई रवाना चालान भराओ सर जी। अच्छा, आपके ई रवाना चालान अगर ड्यू है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं अगर ई रवाना चालान अगर आपका ड्यू भी है तो भी टैक्स तो हर हालत में कटेगा। आपका टैक्स क्यों नहीं कट रहा है मैं बात कर लूंगा। सुजानगढ़ चूरू की आप बात करें, आप अपना मोबाइल नंबर भी इसमें डाल सकते हैं, तो मैं आपसे पर्सनली हम बात कर लेंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और सवाल है सर, B4 के लिए क्या ऑर्डर है? मेरे ख्याल से आप BS4 की बात कर रहे हैं। BS4 के वाहनों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा। अगर अभी भी वो ऑनलाइन उनका हस्तांतरण दिखाया जा रहा है अगर, और वो हमारे वाहन 4 सिस्टम में चढ़ चुके हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे। लेकिन अगर वो वाहन 4 में नहीं चढ़े तो उनका रजिस्ट्रेशन करना संभव नहीं हो पाएगा। दोसा को भी देखो सर, मिस्टर विनोद कुमार कह रहे हैं। हम पूरे राज्य को देख रहे हैं, आपके कहने से हम दोसा को थोड़ा स्पेशली भी देख लेंगे। वहां अगर कुछ आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके बारे में हमको खुलासा करें। मिस्टर प्रकाश जी राठौड़ कह रहे हैं कि लाइव सेशन काफ़ी उपयोगी हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आपने इसको काफ़ी उपयोगी बना दिया, अच्छे सवाल पूछ के और उसमें अपना भागीदारी निभा के। हमारे जो नवाचार हैं उन नवाचारों का सोशल मीडिया पर प्रचार हो। भावना शर्मा जी ने जुन्नू से बोला है तो डेफिनेटली हम उसका प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। संभागीय परमिट की हम बात कर चुके हैं। मिसप्लेस चालान की भी बात हो चुकी है। एक मिस्टर हनुमान शर्मा जी ने प्रश्न पूछा, DTO बीकानेर कार्यालय में पीने के लिए पानी तक नहीं है। भामाशाहों द्वारा बनी प्याऊ की टंकी में काई जमी हुई है, वाटर कूलर खराब पड़े हैं, तो अभी हम निर्देशित कर देंगे वहाँ अगर कोई ऐसी समस्या है। हाल ही में मैं खुद बीकानेर गया हूँ और वहाँ पर पूरा ऑफिस भी मैंने घूमकर देखा था, पानी वगैरह का भी सिस्टम देखा था, मुझे ठीक लगा था। अगर कोई अभी रिसेंटली कोई समस्या आ गई है तो इसको डेफिनेटली आप नोट कर लें इस चीज़ को बीकानेर में, और हम उसको दूर करवा देंगे। ओके सर, टैक्स रिलेटेड में हाँ मिस्टर नरेश फिरोदा ने जिसकी फिर ये तो मैं प्रश्न ले चुका सर, हूं। न्यू वाले को टिक मिस्टर विजेश दायमा जी का प्रश्न है कि पुरानी गाड़ियां हैं उनके ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा रखी है, अन्य राज्य में उन गाड़ियों को बड़ी समस्या का समाधान। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसके लिए हमने अन्य राज्यों को भी पत्र लिखा है कि राजस्थान राज्य में जो पुरानी गाड़ियां हैं 1 जनवरी 19 के बाद तो नई गाड़ियों पर HSRP प्लेट्स लग रही हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों पर ये जिनके ऊपर प्लेट्स नहीं लगी हुई उनको अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में परेशान किया जाता है क्योंकि वहां पर लग रही हैं। हमारे यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभी इसके ऊपर स्टे आया हुआ है, इसलिए हम ये इसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शीघ्र ही हम इसका समाधान निकालेंगे और माननीय न्यायालय की जो भी निर्देश होंगे उसके तहत पुराने व्हीकल्स पर भी HSRP प्लेट्स लगना शुरू करेंगे। ओके सर ने बहुत सारे कमेंट्स के आपको रिप्लाई भी कर दिए। सर मेरी क्वेश्चंस हैं टैक्स रिलेटेड, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बकाया कर की वसूली किस प्रकार की जाती है? अगर आपने कर जमा नहीं कराया है तो आप एक तरह से अपराध कर रहे हैं और इस जो ऑफेंस है इसके लिए आपका वाहन जब्त किया जाता है, हम आपका वाहन सीज कर सकते हैं, आपकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं। तो समय पर आप अपना कर जमा कराएं। अभी हमने मार्च के महीने में बहुत सी गाड़ियां सीज की हैं
और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा मौका ही नहीं दें विभाग को। सर कर जमा कराने के लिए क्या जाना पड़ेगा या हमें ऑनलाइन हो सकता है कुछ ऐसे कैसे? अब तो बहुत सिंपल है, आप लोग ऑनलाइन व्हीकल का टैक्स जमा कराएं। और ये मैं सबको एनकरेज भी करूंगा कि बजाय कि आप कैश पैसा ले जाकर हमारे कार्यालय तक जाएं, घर बैठे ऑनलाइन पैसा जमा करवाएं। जो अब इतनी फैसिलिटी अच्छी मिल चुकी है तो उसका उपयोग करें। सर इसमें क्या इंस्टॉलमेंट या किस्त वगैरह भी कुछ इस तरह का है प्रोसेस? कर में किस्त का प्रावधान है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आरसी यादव जी आपको अच्छे से इसको एलाबरेट करें एक बार, किस तरह से किस्तों में जमा करवा सकते हैं। यदि आपके वाहन पर कोई बड़ी डिमांड हो गई है तो आप उसके किस्तों का आवेदन कर सकते हैं और 1 लाख तक की राशि की किस्त आप संबंधित आरटीओ साहिबान से करा सकते हैं। 1 लाख से और अधिक है और 2 लाख तक की यदि राशि है तो परिवहन आयुक्त महोदय उसमें आपकी गाड़ी की किस्तें कर सकते हैं बकाया की। और यदि 2 लाख से भी अधिक है तो फिर ये राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु जाता है। परिवहन मंत्री महोदय के अनुमोदन के उपरांत आपकी गाड़ी की बकाया की किस्त की जा सकती है और आप इस यदि ऐसी मुसीबत में है तो किस्त करवा करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर व्यूअर्स को बताने के लिए एंड थैंक यू मुझे भी बताने के लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कर देयता की समयावधि जो होती है वो कितनी होती है? कर 3 तरह से हम लगाते हैं। एक तो वन टाइम टैक्स है जो गाड़ी खरीदते समय उसी समय लग जाता है। फिर मंथली टैक्स है जो सभी प्रकार के जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जैसे बसेस वगैरह हैं इनके ऊपर मंथली इनको टैक्स देना होता है। और जो गुड्स व्हीकल्स हैं उनको ईयरली टैक्स देना होता है। सर अभी जैसा कि आपने बताया कराधान अधिकारी जो डीटीओज होते हैं और उनके डिसीजन को कोई नहीं मानना चाहे तो क्या उनके विरुद्ध में हम अपील कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके डिसीजंस के इनको, विरुद्ध कर सकते हैं उनके जैसे डीटीओ ने आपके ऊपर कोई करारोपण किया है और उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं आरटीओ को। और अगर आरटीओ के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं है तो कमिश्नर को आप उसकी अपील कर सकते हैं। मेरे को अपील कर सकते हैं। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सर को आप जाके अपील कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बकाया कर पर अधिकतम कितनी शास्ति हो सकती है? जो अधिकतम शास्ति होती है बकाया कर पर वो उससे मूल कर से दुगनी तक हो सकती है। अधिकतम 2 गुना ही हो सकती है 200%। तो इससे ज्यादा शास्ति नहीं होगी। ठीक है सर टैक्स रिलेटेड आपने ये जो टैक्स पर 1.5% ऐसे जोड़ता जाता है इससे जो मतलब अगर उसका 30,000 टैक्स बकाया है और वो 1.5% करते हुए 60,000 तक पहुंच गया है उसके बाद 60,000 से ज्यादा नहीं लगेगा। सर एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगी कि यदि कोई वाहन वर्ष 2019 में ही नष्ट हो चुका है तो क्या उसे मतलब एमनेस्टी योजना में किस प्रकार उसको राहत मिलेगी? अभी हाल ही में जो एमनेस्टी स्कीम सरकार लेकर आई है इसके अंतर्गत अगर कोई वाहन खुर्द बुर्द हो गया है 2019 में ही हो गया है इवन 2016 में हो गया है तो अभी तक हम ये कर रहे थे कि हमको उस वाहन के खुर्द बुर्द होने का चूंकि पता नहीं है कि वो वाहन नष्ट हो चुका है, उसके वाहन स्वामी ने हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम उसका टैक्स ऐड करते जा रहे हैं। 2016-19 के बाद भी हम उसका 1.5% करते हुए हर साल का टैक्स ऐड करते जा रहे हैं तो उसकी टैक्स की बाकियात काफी होगी। लेकिन अब वो हमारे पास में डीटीओ के पास में अगर वो आता है और वो अपने वाहन के खुर्द बुर्द होने का या नष्ट होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उस साक्ष्य को अगर हम संतुष्टि पूर्वक पाते हैं कि पूर्ण सही साक्ष्य है और उसका वाहन नष्ट हो गया है तो उस तिथि तक जब तक वो नष्ट हुआ है तब तक का ही टैक्स लेंगे और बाद का सारा टैक्स हम उसका माफ कर देंगे। ठीक है सर टैक्स रिलेटेड बहुत ये जो छूट है ये भी 31 मार्च 2021 तक ही है। इसके बाद में ये छूट नहीं मिलेगी। ये भी बहुत अच्छी छूट है जस्ट लाइक बकाया टैक्सेस में जो शास्त्री की छूट दी है तो अगर किसी का वाहन नष्ट हो चुका है तो इसकी छूट का फायदा भी वो जरूर उठाए। सर टैक्स के जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपाउंड फीस है। चाहे तो सर आप कमेंट जो भी हैं उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। मिस्टर मोहन रारा जी ने पूछा है कि सर ईवी कमर्शियल व्हीकल में वन टाइम टैक्स में छूट का प्रावधान है क्या? तो बिल्कुल 100% वन टाइम टैक्स की छूट रहेगी ईवी व्हीकल्स में। वैसे तो अभी पॉलिसी आई जाएगी लेकिन मैं आपको अभी भी जो व्हीकल्स
बाजार में बिक रहे हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनमें वन टाइम टैक्स माफ किया जाता है, टैक्स का नहीं लिया जाता है। ईवी कमर्शियल व्हीकल पर टैक्स माफ बिल्कुल रहेगा। एक आपने प्रश्न पूछा है भावना जी ने कि क्या दिव्यांगजन के लिए कर में छूट है क्या? 8 लाख तक की जो गाड़ी है, इसके लिए स्पेसिफिकली आपको आरसी यादव जी बताएंगे। दिव्यांगजनों के लिए 8 लाख रुपए तक की कीमत की गाड़ी है, और यदि वो उसके अनुकूल बना दी गई है, दिव्यांगजन के चलाने के अनुकूल बना दी गई है, और उस अनुकूलता का यदि उसमें इंडोर्समेंट रजिस्ट्रेशन में डीटीओ द्वारा कर दिया गया है तो उस पे छूट दी गई है। 8 लाख से अधिक कीमत की गाड़ी पर ये छूट उपलब्ध नहीं है। थैंक यू सर व्यूअर्स को बताने के लिए। मिस्टर कमल कोठारी ने एक प्रश्न पूछा है, B4 की सिर्फ टीआरसी और बिल ही वाहन 4 पर अपलोड है पर फीस पेमेंट नहीं की है, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्या? BS4 पर अगर अपलोड है तो अगर वाहन 4 पर आपका वाहन अपलोडेड है, एंटर्ड है, भले आपने सिर्फ टीआरसी और बिल ही उसके ऊपर है, तो भी हम उसकी रजिस्ट्री करवा देंगे। मिस्टर कोठारी, आप भले अपना नंबर दे दें या हमारे ऑफिस में आ जाएं, हेड ऑफिस में आ जाएं, तो हम आपकी गाड़ी को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो आपको बता देंगे। डेफिनेटली आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपकी सड़क पे बहुत सारे खड्डे हो रहे हैं, गोपालपुरा बाईपास के पास जो रोड सेफ्टी की बात आपने की है, इनसे मैं जेडीए को हम उसको अवगत करवाएंगे कि इन खड्डों को भरे। ठीक है सर, मेरे नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो कंपाउंडिंग फीस से रिलेटेड है, जो कि जिसके अंतर्गत चालान और जो भी जानना चाहते हैं। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये कि चालान होता क्या है चालान? चालान हम उस गाड़ी का करते हैं जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस हैं रोड पर चलते वक्त उनका उल्लंघन करते हैं। उसमें प्रेस्क्राइब भी है कि किस उल्लंघन की कितनी फीस होती है, तो हम उस व्यक्ति को एक चालान देते हैं जिसमें हम उसको उसके ऑफेंस के बारे में बताते हैं, उस ऑफेंस की जो कंपाउंडिंग फी है उसके बारे में हम उसको बताते हैं कि ये होगी। उसको देने के बाद ही उसकी गाड़ी को हम फ्री करते हैं, अदरवाइज हम उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लेते हैं और कई बार गाड़ी भी सीज कर लेते हैं। सर कंपाउंडेड चालान और अनकंपाउंडेड चालान दो तरह के होते हैं, तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा बेसिकली चालान जो हम उसको एक व्यक्ति को देते हैं, अगर वो उस चालान का जो फी है वो जमा करवा देता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक ऑफेंस किया है ओवरलोडिंग का, और उस ओवरलोडिंग का जो फी है या जो ऑफेंस की जो चालान कंपाउंडिंग फी है वो 5,000 रुपए है, तो हम उसको एक चालान की कॉपी दे देते हैं कि आपको इस पे 5,000 की फी देनी है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस चीज को जमा नहीं करवाता है तो दैट इज अनकंपाउंडेड चालान, और अगर वो उसकी फी जमा करवा देता है तो दैट इज कंपाउंडेड चालान। सर ये कितनी प्रतियों में चालान दिया जाता है? चालान बेसिकली 3 प्रतियों में होता है। मैनुअल चालान तो 3 प्रतियों में हम कर ही रहे थे, एक प्रति हम ऑफिस के लिए रखते हैं, एक प्रति वो जो फ्लाइंग इंस्पेक्टर काट रहा है उसके लिए, और एक प्रति जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है जो ऑफेंस कर रहा है उसको देते हैं। अब से हमने पॉस मशीन द्वारा चालान निकालने शुरू कर दिए हैं और वो चालान की कॉपी आपको दी जाती है और आप हाथों हाथ ऑनलाइन उस चालान का निस्तारण करवा सकते हैं। सर ये क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वाहन चालक के आरसी या डीएल जब्त हो जाते हैं तो उनको कैसे छुड़ाया जाए, कोई प्रक्रिया? चालान आप अगर मौके पर जमा करवा देते हैं तो हम आरसी डीएल जब्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप मौके पर चालान जमा नहीं करवाते तो हम आपकी आरसी और डीएल जब्त कर लेते हैं। आप फिर गाड़ी नहीं चला पाएंगे जब तक कि आप वो चालान या तो ऑनलाइन तरीके से हमारे यहाँ पर जमा नहीं करवा देते या फिर हमारे ऑफिस में आकर उस चालान की राशि कंपाउंड नहीं करवा देते। और यदि वाहन को जब्त कर लिया तो उसकी प्रक्रिया? बिल्कुल, जैसे वाहन जब्त कर लिया है या आरसी या डीएल जब्त कर लिए, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो उन केसेस में वो तभी छूटता है आरसी या डीएल या फिर वाहन जब वो आकर अपना पूरा चालान की राशि जमा करवा देता है, या कोई बकाया टैक्स वगैरह है या कुछ और भी है वो भी जमा करवा देता है। पकड़ा गया वाहन नीलाम ना हो, इसके लिए भी यही प्रोसेस? यही है प्रोसेस। अब जैसे हमारे पास में बहुत सारे ऐसे वाहन पड़े हैं जिनको सालों कोई व्यक्ति छुड़ाने नहीं आया है, जमा करवाने नहीं आया है, कोई टैक्स बकाया है या कोई चालान बकाया है, तो हम उसकी साल के अंत में नीलामी रख देते हैं। सर अभी आपने पॉस मशीन का कुछ बताया था, तो इससे विभाग को और आमजन को क्या फायदा होगा, क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, पॉस मशीन एक बहुत ही
अच्छी मशीन है जिसको कि यूज़ करना बहुत इजी है, बहुत ही हैंडी मशीन है। और इसमें हम जब चालान करते हैं तो उसमें पेपर वर्क बहुत कम होता है। उसके अंदर सारे ऑफेंसेस डाउनलोड हैं, उसके अंदर उन ऑफेंसेस के जो कंपाउंडिंग फी है वो कंप्यूटराइज तरीके से डाउनलोडेड हैं, और जो भी चालान काटा जाता है वो उसी वक्त ई चालान पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज हो जाता है। तो हमारी जो मॉनिटरिंग है उसके लिए बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो जाती है। और पॉस मशीन पे एक स्लॉट भी है जिसके अंदर वो व्यक्ति अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसको स्वैप करके उसी वक्त अपना चालान का पैसा जमा करवा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है कहीं दूर से। तो पॉस मशीन के कारण विभाग की एफिशिएंसी में काफी वृद्धि हुई है। तो सर ई चालान पोर्टल पे जाके हम अपने चालान की स्थिति को मतलब देख सकते हैं कि बिल्कुल, एक व्यक्ति अगर ई चालान पोर्टल पर जाता है और अपनी गाड़ी का नंबर डालता है तो डेफिनेटली उसके अगर और भी चालान पेंडिंग हो तो उन सब की इन्फॉर्मेशन उसको ई चालान पे भी कर सकते और वो चाहे तो ऑनलाइन पे कर सकता है ई चालान पोर्टल पे। सर चालान कटने के बाद अगर कोई व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो क्या नुकसान होंगे उनको? वो जो मैंने आपको बताया, चालान कटिंग अगर भुगतान नहीं होता है तो उसकी RCTL जब्त हो जाती है, वो रोड वर्दी नहीं रहता है, व्यक्ति सड़क पे नहीं चल सकता, और उसके बाद भी सड़क पे चलता है तो उसके ऊपर और चालान या जुर्माना हो जाएगा। उसकी गाड़ी हम जब्त कर लेते हैं, सेकेंड ऑफेंस में उसकी गाड़ी भी सीज कर लेते हैं। तो जो राज्य सरकार के जो ड्यूज हैं उनको आप टाइमली जमा करवाएं, यही आपसे निवेदन है। सर मोटरयान अधिनियम 2019 के द्वारा कुछ जुर्माने भी लगाए गए संशोधित, तो कुछ आप कुछ व्हीकल्स के लिए बता दीजिए जो मोस्टली लोग कॉमनली चलाते हैं और उनको अवेयर नहीं है वो इस बारे में। हाँ बिल्कुल, अभी हाल ही में मोटरयान जो संशोधन हुआ था उसमें जो फीस थी, जो जुर्माने की फीस थी वो काफ़ी बढ़ा दी गई थी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, हेलमेट बिना पहने कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। दोपहिया वाहन पे दोनों व्यक्ति, जो आगे बैठा है और जो पीछे सवारी बैठी है, दोनों हेलमेट लगाए। उसमें से एक के पास भी हेलमेट नहीं है तो आपकी गाड़ी का जुर्माना हो जाएगा 1000 रुपये, आपको 1000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आपने कार की ड्राइविंग सीट पे बैठे हो और साथ में भी जो बैठा है, दोनों ने अगर कार की सीट का बेल्ट नहीं लगा रखा है तो भी आपके ऊपर 1000 रुपये में। ये मैं आपको इसलिए और भी बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार बहुत सख्त है इस मामले में, और जो पहले 100 रुपये फीस हुआ करती थी, इसकी पेनल्टी हुआ करती थी हेलमेट नहीं लगाने की, उसको एकदम से बढ़ाकर 1000 किया है। ये सब आपकी भलाई के लिए किया है, ये सब आपकी जान के खतरे को देखते हुए किया है। और इसमें बड़ी जो पेनल्टी उसको देखकर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार ने इतना ज्यादा पेनलाइज क्यों किया है। ये उन लोगों को डराने के लिए किया है जो कि ऑफेंडर्स हैं। अगर आप सही हैं और आप हेलमेट और सभी नियमों का पालन करते हैं तो इसके लिए आपकी कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं होगी। तो इन दो के लिए तो हमने जुर्माने काफी बढ़ा दिए, लेकिन कुछ और ऐसे हैं जो बहुत ही सामान्य ऑफेंसेस हैं जो सड़कों पे चलते वक्त हम करते हैं। जैसे अगर आप नशे में वाहन चलाते हैं तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है। ये सारी पेनल्टियां अभी बढ़ा दी गई हैं, और आपने अभी देखा होगा सड़क सुरक्षा माह के दौरान बहुत पेनल्टीज हुई थी। मैं आपसे अगेन अनुरोध करता हूं, अगर 2 से अधिक सवारी है तो 100 रुपए की पेनल्टी है, और अगर इमरजेंसी वाहन, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उस एम्बुलेंस को आपने रास्ता नहीं दिया, वो अपना हॉर्न बजाती जा रही है और आपसे रिक्वेस्ट कर रही है रास्ता देने को, तो आपके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। जो सभी पेरेंट्स हैं, अपने नाबालिग बच्चे को अगर आप गाड़ी चलाने की इजाजत दे देते हैं और आपका नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर होगा। लाल बत्ती का उल्लंघन करेंगे, वाहन चलाते समय गलत तरीके से ओवरटेक करेंगे तो 1000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर होगा। और बिना लाइसेंस अगर आप वाहन चला रहे हैं तो 5000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर होगा। और ओवर स्पीड चलाते हैं वाहन सड़कों पर तो 1000 रुपए का जुर्माना है। बिना इंश्योरेंस अगर वाहन चला रहे हैं तो 2000। मैं आप सभी को ये आग्रह भी करूंगा कि अपने वाहनों का इंश्योरेंस आप जरूर से करवा लें, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके इंश्योरेंस में वाहन को सहूलियत रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति जिससे कि उस वाहन की कोई नुकसान भी हो जाता है थर्ड पार्टी, उसको भी उससे सहूलियत रहेगी। तो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो प्राय हम देखते हैं शहरी क्षेत्र में दिखते हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवेज पर और बड़े बड़े ऑफेंसेस हैं, लाइक ओवरलोडिंग कोई कर रहा है, बिना परमिट की गाड़ी चला रहा है, गाड़ी को इशारा करने पर फ्लाइंग द्वारा तो भी नहीं रुक रहा है, तो उनके ऊपर भी चालान है। ओवरलोडिंग का हम 5000 रुपया चालान लेते हैं। अगर वो गाड़ी अपनी क्षमता से ज्यादा है ओवरलोड तो 5000 रुपया प्लस जितना भी टन ओवरलोड और हो रहा है उस पर प्रति टन 1000 रुपया और जुर्माना हम लेते हैं।
इसी तरह से बिना परमिट की गाड़ी उल्लंघन परमिट की शर्तों का कर रहा है तो 5,000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगता है। तो ये सारे ऑफेंसेस जुर्माने हमने अपने विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाल रखे हैं। आप हमारे विभाग की वेबसाइट पर इनको देख सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हम टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या कुछ भी सर्विसेज हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे विभाग में कितनी तरह के ऑनलाइन ऐसी सर्विसेज हैं जिनका आम जन लाभ ले सकते हैं? मैं तकनीकी निदेशक मिस्टर श्रीपाल जी यादव जो टीडी हैं एनआईसी के, उनसे आग्रह करूंगा कि वो सवाल का जवाब दें कि हमारे विभाग की जो बहुत सारी सर्विसेज हैं ऑनलाइन हुई हैं हाल ही के दिनों में। नमस्कार सर, विभाग की ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में जैसा कि सर ने पहले भी बताया था कि हमने जैसे आप हमारे विभाग की परिवहन साइट पर जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की साइट से जाके आपको परिवहन.gov.in का जो पेज डिस्प्ले होता है उसके थ्रू जैसे ही आप डिस्प्ले बटन पर प्रेस करते हैं तो वहाँ हमें विभाग की ऑनलाइन सर्विसेज डिस्प्ले होती हैं, जिसमें व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं, चेक पोस्ट टैक्स है, फैंसी नंबर बुकिंग है, ट्रेड सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्विसेज हैं। और इसके साथ साथ ही और सर्विसेज जैसे ही आप व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर जाते हैं तो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा कि आप पे योर टैक्स कैसे करेंगे उस व्हीकल का। आप उसकी बेसिक सर्विसेज जैसे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ, आपका चेंज ऑफ एड्रेस हुआ, हाइपोथिकेशन हुआ, डुप्लीकेट आरसी हुआ, सेम वे पे योर बैलेंस फीस और योर फाइन, उसकी भी आप ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उस व्हीकल की आप एनओसी भी विभाग के पोर्टल के थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से हमने उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और 17 सर्विसेज विभाग की ऑनलाइन घर बैठे आप फेसलेस सर्विसेज प्राप्त कर पाएंगे जो आधार से ऑथेंटिकेटेड होंगी। जैसे आप आधार नंबर डालेंगे तो आपका आधार पर ओटीपी आएगा और उससे वेरीफाई करके और आप फेसलेस सर्विसेज भी अप्लाई कर सकते हैं। इन फेसलेस सर्विसेज में विभाग की तरफ से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, चेंज ऑफ एड्रेस, हाइपोथिकेशन, एचपीटी, डुप्लीकेट आरसी और फिटनेस रिन्यूअल, ये सर्विसेज आप फेसलेस सर्विसेज के ये एक सवाल शायद आप आराम से बता पाएंगे इसमें शिवपाल जी। मिस्टर मनोज एरन ने ये सवाल पूछा है कि योर डिपार्टमेंट हैज ऑनलाइन ऑल चालान बट ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू विच ट्रांसपोर्टर हैज टू विजिट ऑफिस। पर अभी तो अपन यही कह रहे थे ना कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है चालान की, तो ये आप ई चालान पोर्टल की बजाय आप वेब सर्विसेज पर जाएंगे echallan.parivahan.gov.in, तो जैसे ही आप अपना चालान नंबर डायल कर उसमें लिखेंगे तो आपको आपके इस चालान के अगेंस्ट में जो भी शास्ति बनती है वो आप वहां के ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू जमा करा सकते हैं। ये सुविधा है सर हमारी। तो मिस्टर एरन, आप अपना मोबाइल नंबर भी अगर डालें और फिर कोई असुविधा अगर आपको होती है और हमको बताएं तो हम आपको तुरंत बता देंगे कि, और जैसा कि आपने बताया कि उस वेबसाइट पर जाकर आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। एक और पूछा है प्लीज डिटरमिन द रोल ऑफ आईटी टीम in generating e-challan with field duties. This will be helpful to increase revenue collection and reduce road accidents. IT टीम बैकग्राउंड में रहकर काम कर रही है और सारी चीजें जो कि ऑनलाइन से संबंधित है उसका निस्तारण कर रही है। ग्राउंड पर हमारी जो फ्लाइंग टीम है उसका यूज करती है। एक सवाल है, एक ही वाहन के ई रवाना चालान अलग अलग जिले में बने हुए हैं, तो क्या उन सबका निस्तारण एक ही जगह करवा सकते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, और खास तौर से इन परिस्थितियों में जब ई रवाना चालान पर एमनेस्टी आई हुई है, एक ही जगह पर सारे ई रवानास को इकट्ठा करके आप उनका जो कंबाइंड एक वाहन पे जो कंबाइंड ई रवाना पर शास्ति लगी है ओवरलोडिंग की, उसका फायदा आप उठा सकते हैं किसी भी एक जिले में। एक आपसे संबंधित है एक प्रश्न यादव जी, एक ग्रामीण स्टेज कैरेज, मिस्टर महेश पुरोहित ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ग्रामीण स्टेज कैरेज बस का किराया 85 पैसा पर किलोमीटर है जो पिछले कई वर्षों से बढ़ाया नहीं गया है, तो अपन उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल प्रपोजल तैयार कर लिया गया है और उम्मीद है कि शीघ्र ही राज्य सरकार इस पर निर्णय ले लेगी। बिल्कुल।
सर ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज का मेरा एक ये क्वेश्चन था, अगर किसी को ऑनलाइन सर्विसेज में टेक्निकल कुछ समस्या आ रही है तो वो किसे कांटेक्ट करें, डीटीओ को, आरटीओ, किन को कांटेक्ट करें? हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर है मिस्टर श्रीपाल यादव और जो हमारे सिस्टम एनालिस्ट है मिस्टर रोहिताश जी, उनके मोबाइल नंबर्स हम आपको अवेलेबल करवा देंगे और उसके ऊपर हैं भी। ये चीज़ें हम आपको ये लोग जो टेक्निकली कैपेबल हैं ये बिल्कुल आपको बता देंगे। मिस्टर मनोज एरन ने अपना मोबाइल नंबर दिया है, एक बार आप नोट कर लें, मैं आपको नोट करवाता हूँ। उनका मोबाइल नंबर है 98290 7225। ठीक। मिस्टर मनोज एरन, तो इनकी जो है ये अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो चालान का पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो जबकि हो जाना चाहिए। सर मेरा लास्ट ऑनलाइन सर्विसेज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाहन और सारथी पोर्टल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये दो बहुत ही पॉपुलर पोर्टल है ट्रांसपोर्ट विभाग के पूरे भारतवर्ष में जो चलते हैं, वाहन पोर्टल और सारथी पोर्टल। वाहन पोर्टल में तो आप जो हमारा सारा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, टैक्सेशन का सिस्टम है, ऑनलाइन उसका जो टैक्स का है सिस्टम, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, परमिट सिस्टम है, सारी चीजें वाहन पर होती हैं। बेसिकली एक गाड़ी से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी वाहन पे होती हैं। और जो सारथी पोर्टल है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत की आपको जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है, उसका पोर्टल पर आप उसका स्लॉट ले सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन उस पर दे सकते हैं, उसके आधार पर आपको उसके लिए बुलाया जाता है। तो सारथी इज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड वाहन पोर्टल इज फॉर ऑल अदर फैसिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ व्हीकल बेसिकली। थैंक यू सर डाउट्स क्लियर करने के लिए। आई थिंक ओवरऑल ऑनलाइन सर्विसेज हमारे टैक्स और रूल्स के सभी क्वेश्चन जो थे मैं पूछ चुकी हूँ। कहना चाहते हैं टैक्स के बारे में कोई ऐसा सर कुछ टैक्स के बारे में आप नई जानकारी या व्यूअर्स कोई को ऐसी कुछ नई जानकारी या कुछ डिटेल ऐसे कुछ बताना चाहेंगे? टैक्सेशन रिजिम में अभी हाल ही में हमने और आपको काफ़ी चीज़ें सहूलियत से बजट के माध्यम से वो की हैं, जिसमें कुछ व्हीकल्स का टैक्स कम भी किया गया है। स्टेज कैरीज में भी हमने ना जो आपके स्लैब्स थे उनको 3 से बढ़ा करके 8 कर दिया है। और परमिट की जो आपकी ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैरीज में ऐसा परमिट लाएं जिसमें उसको एक रेवेन्यू डिवीजन मिलने से कुछ राहत दिया, तो उसमें हमने 50% राहत दे दी है। और सबसे बड़ी राहत ये एमनेस्टी की है, जिसमें जितने भी पुराने बकायात हैं, जितने भी पुराने मामलात हैं उनको आप है ना, राज्य सरकार ने फर्स्ट टाइम इसको 31 जनवरी 2021 तक के लिए लाए। उससे पहले जो एमनेस्टी आई उसमें 2 साल पहले के या 3 साल पहले के मामलों को ही वो कंसिडर किया जाता था, अब इसको कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सर व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी बताने के लिए। सर मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा कि अभी हमारा सेशन जो है इसका ये खत्म होने जा रहा है, तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दे दीजिए। हाँ, एक मिस्टर R.K. गोयल ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनका जवाब उन्होंने अपना एक मोबाइल नंबर भी दिया है। उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके हम सारे सवालों के जवाब उनको दे देंगे। अच्छे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं जो एक जनरल क्वेरीज आती हैं उसके बारे में। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, अब ये मार्च महीना जो समाप्ति पर है, जिनके भी टैक्सेस या ड्यूज बकाए हैं वो हर हालत में अपने टैक्सेस या ड्यूज अगले 2-4 दिनों में ट्रांसपोर्ट विभाग को जमा करवा दें। सड़क सुरक्षा बहुत जरूरी है हम सबके लिए, हमारे परिवारजन के लिए। आप सभी लोग सेफ ड्राइविंग करें, जो मोटर व्हीकल एक्ट की किसी भी प्रावधान का आप लोग उल्लंघन नहीं करें। जुर्माना तो एक चीज है ही है जो हम करते हैं, लेकिन जुर्माना इसलिए है आपकी भलाई के लिए, ये सोचकर आप जुर्माने को देखें। और अगर आप उन चीजों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ बचेगी, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरा आप सबसे यही आग्रह है। एक रिफ्लेक्टर के लिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, अपने व्हीकल पर नॉर्म्स के अनुसार आप रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। हमारा विभाग ये सिर्फ फेसबुक लाइव के हिसाब से नहीं, हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा। हमारी वेबसाइट पर आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, और अपने सवालों के साथ में अपने मोबाइल नंबर भी आप लोग जरूर लिखें, उसके ऊपर हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई भी अवश्य करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर जुड़े। पुनः मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि आपकी सारी क्वेरीज का यहाँ पर समाधान किया।
Thank you. थैंक यू सर, आपका अमूल्य टाइम देने के लिए, और मैं व्यूअर्स को भी थैंक यू करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।